पीछे हम लोग तक कहाँ तक पढ़े थे, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें यानी भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाता है, उसमें दोबारा प्राप्त हो जाए। जैसे रेत में पानी का घुलना है, तो फिर जब पानी को अलग कर देंगे, छान देंगे, तो रेत मिल जाएगा, दोबारा प्राप्त हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती पिघलना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चीनी पानी का मिश्रण, भौतिक परिवर्तन। जब चीनी और पानी को मिक्स कर देंगे, उसको फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी गर्म करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, पानी वाष्प द्वारा उड़ जाएगा और चीनी रह जाएगा। उसी तरह से फिर नमक और पानी का मिश्रण, उसमें भी नमक को, अगर नमक पानी को दोनों मिश्रण कर देंगे, उसके बाद फिर उसको गर्म करेंगे, तो पानी वाष्प द्वारा उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। तो नमक हमको दोबारा प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो दोबारा नहीं मिले, मक्खन का खट्टा होना। अगर एक बार मक्खन खट्टा हो जाएगा तो दोबारा फिर मक्खन नहीं मिलेगा, मक्खन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अगर दूध से दही बन गया तो फिर दोबारा दही से दूध नहीं बनेगा। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। खाना खाने के बाद पच जाता है, यानी पचता है खाना खाने के बाद। पेट में जब खाना हम खाते हैं तो उसके बाद पच जाता है, क्या फिर दोबारा खाना मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे पर जंग लगना, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। एक बार अगर लोहा में जंग लग गया तो क्या फिर दोबारा जिस तरह से लोहा था उस तरह से हमको फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। नहीं, रासायनिक परिवर्तन में सीधे तौर पर समझिए कि जो ना मिले वो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। क्रियोसिन में कोई परिवर्तन होता है, नहीं। सफेद, और जब क्रियोसिन के हवा में रखेंगे तब परिवर्तन। क्रियोसिन के यानी पानी में रखेंगे तो हमको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। जब हवा में रखेंगे क्रियोसिन को तब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन पानी में रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। अगला कि लोहे पर जंग लगता है तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। हाँ, लोहे जंग लगता है किसके कारण है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन। और लोहे पर जंग लगता है किसके उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में। तो लोहे में जंग लगता है किसके उपस्थिति में, यानी उसका ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। लोहे में जंग लगता है किसके उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। ऑक्सीजन और नमी नोट किए के ले जाओ। नमी की उपस्थिति में जब लोहे में जंग लगने से उसका क्या होता है, भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है, कम बढ़ जाता है। भार पहले क्या होता है, पहले बढ़ेगा, फिर आयु घटेगा। पहले बढ़ता है और फिर पहले भार बढ़ता है, पहले भार बढ़ता है और फिर भार
और फिर भार क्या होता है, भार घट जाता है। यानी पहले भार है जो लोहे में कुछ समय तक बढ़ता है, और जब पूरे तरह से वो उसमें बढ़ जाता है उसके बाद क्या होता है, भार घटने लगता है। जैसे कोई चीज नहीं देखते, लोहा का अगर टुकड़ा छोड़ देते हो तो कुछ समय में उसको पहले उसका होता है कि पूरा मोटा हो जाता है, जितना परत बाय परत नमी चढ़ जाता है, ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में रहता है तो उसमें परत बाय परत चढ़ जाता है। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद देखते हो कि उसको पूरा एकदम धीरे 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 पतला हो जाता है पूरा। उसके बाद भार घटता है, फिर उसका भार घटता है। लोहे पर जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीकरण है। यानी इसका क्या होता है, लोहे पर जब जंग लगता है तो इसका क्या होता है, तो इसका जैसे एपी से क्या होता है, लोहा तो किसके उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है ना, हैं? और नमी में क्या रहता है, जल का मात्रा रहता है। नमी में क्या रहता है, जल का मात्रा रहता है। यानी लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी, तो इससे फिर क्या बन जाएगा, जब जंग लगेगा तब क्या बन जाएगा, यानी Fe2O3 यानी क्या हो गया, कि जंग लग गया। यानी इसमें क्या हो गया, F2O3। फिर अगला पॉइंट इसमें, जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका क्या होगा, आयु कम जाएगा। लोहे में जंग लगने से क्या होता है, लोहे में लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, लगने से उसका आयु घट जाता है। ये लड़का करेगा बदमाशी, बदमाशी मत करो। भाई की बदतमीज। नोट किया, हट जा रे, और देखो नोट करो जल्दी।
नहीं लिखा यार, हाँ Yes. लिखा गया। yes, sir. अगला लिखना है ठोस द्रव गैस और ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ये लड़का तुम लोग बदमाशी काय करता रे। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पीछे लिखाए थे, तुम लोग को गलनांक पढ़ाए थे। हाँ। हाँ? और संगलन, संगलन संगलन का गुप्त उष्मा ये सब किसने पढ़ा? गलनांक पढ़ा। कहाँ गए? गलनांक पढ़ाए थे। हाँ। अच्छा ठीक है। आगे लिखना है संगलन की गुप्त उष्मा। पहले संगलन की गुप्त उष्मा। एक संगलन की गुप्त उष्मा किसे, ये लड़का इधर ध्यान दो, ये हमको जो लगते रहता तो कलम से उठा कोई मारता है। मार खा जाएगा तुम लोग। यानी संगलन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। तो वायुमंडल दाब पर यानी 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बनाने के लिए, यानी जैसे संगलन की गुप्त उष्मा यानी वायुमंडलीय दाब है और उस पर कोई भी बॉडी यानी 1 केजी का है, तो उसका गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए कितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगा, उसका क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त उष्मा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, यानी बर्फ है, बर्फ के कणों के यानी तोड़ना है तो उसमें कितना है, बर्फ कितना है, यानी पानी से जब हम बर्फ बनाएंगे तो कितना है, 0 डिग्री से कम करेंगे तब ना बर्फ बनेगा ने। यानी बर्फ बनता है कब, जैसे 0 डिग्री से, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये साइड रहेगा तो इधर पानी रहेगा यानी वाटर में रहेगा, और ये साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। और जैसे 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा ना। इसमें लिखना है यानी संगलन की गुप्त उष्मा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी के लिए पर 1 केजी 1 किग्रा या 1 केजी लिखो ना, केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव
में बदलने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब 1 केजी ठोस उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे अतः 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के लिए तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। यानी बर्फ में जितना होता है कणों की संख्या, बर्फ के कणों की तुलना में पानी की कणों की तुलना से अधिक ऊर्जा होती है। किसमें? बर्फ में। हंस क्या रहा है रे? क्या हंस रहा है रे? हाँ? ए सुनो, क्या हंस रहा है रे? काय हंस रहा है रे? क्या चीज हुआ? यहाँ से बैठ हरियर सन
गया। यानी इसका समझा, यानी बर्फ जितना 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कण की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से कितना अधिक ऊर्जा होती है, किसमें? बर्फ में। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना बर्फ का जो ऊर्जा होगा, यानी कणों की जो ऊर्जा होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। जितना 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों, यानी इससे अधिक ऊर्जा किसमें होता है? बर्फ में। कायर हंस रहा है तुम लोग, कायर लिख लिया, मिटावे इसको। मिटा दे। बर्थडे हंसता। नाइन किताब के मंगा लेना, भारतीय वन बुक तुम लोग है। समझ गया? यस अगला लिखिए क्वथनांक। क्वथनांक किसके कहते हैं? यानी वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे, यानी खौलने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे ये तो संलग्न हो गया, यानी गैस से उसमें बदलना, संलग्न। क्वथनांक। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक, हाँ ठीक है। क्वथनांक यानी वायुमंडलीय दाब, यानी क्वथनांक क्या है? वायुमंडलीय दाब पर जितना तापमान है, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगे यानी खौलने लगे, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी खौलना ही क्वथनांक। यानी जैसे ये होता है ना, जैसे मान लिए कि यहाँ है, जैसे 100 डिग्री पर सेल्सियस पर खौलता है, ये खौलता है, तो यानी वही क्वथनांक हो गया। खौलना यानी क्वथनांक बिंदु हो गया। यानी वायुमंडलीय दाब जितना भी है, प्रेशर रहेगा, वायुमंडलीय दाब, और वह जिस तापमान पर द्रव उबलने लगेगा यानी खौलने लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं।
यानी लिखिए वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब पर, यानी जिस वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, जिस पर वह क्या हो, उबलने लगे, यानी जिस पर द्रव क्या हो, खौलने लगे या उबलने लगे, उबलने लगे, उबलने लगता है, वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या हो, उबलने लगता हो, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? एक चीज यहाँ देख सीख लो, यानी जैसे 0 डिग्री यानी सेल्सियस है और केल्विन है। सेल्सियस से हमको कहाँ जाना है? केल्विन में। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में जाना है। क्या है? एबीसीडी में कितना 3 मान है और ये 11 इसको एबीसीडी में मान है। जैसे ए बी सी तीसरा स्थान पर है ना, और के कितना 11 स्थान पर है। 3 से 11 जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 11 जाने के लिए 3 से 11 जाने के लिए तो इसमें ऐड करना पड़ता है ना, यानी जोड़ना पड़ता है। यानी सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करने पड़ेगा? जोड़, यानी इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना? 273। तो क्या आ जाएगा? यानी 273 केल्विन। आया समझ में? यानी सेल्सियस जैसे समझे के लिए सी छोटा है, ये बड़ा है वैल्यू। सी का मान 11 होता है ना एबीसीडी में, तो 3 से 11 जा रहे हैं तो इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये सेल्सियस से केल्विन जाना है तो 273 जुड़ना है। ठीक, 273 जुड़ना है। और जब केल्विन से सेल्सियस में बदलने को बोलेगा, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के तो क्या करना पड़ेगा? ये 11 है, 11 से 3 में आ रहे हैं तो घटा रहे हैं, यानी तो क्या हो जाएगा? यानी जितना केल्विन रहेगा, जैसे कितना केल्विन है 273 केल्विन में से कितना घटाना पड़ेगा? रेलर का 273 केल्विन में से कितना घटाएंगे? 273। तो कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में लिखेंगे, यानी जल का क्वथनांक केल्विन में कितना हो जाएगा? जल का यानी क्वथनांक की खौलनांक है, क्वथनांक कितना हो जाएगा? 373। इसमें कितना है? यानी सेल्सियस से केल्विन जाएंगे तो कितना? 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। यानी केल्विन में पूछेगा कितना हो जाता है? 373 केल्विन। ये चीज तो समझ गया ना?
आगे इसी में लिखना है इसके तापमान में, इसके तापमान में वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि नहीं, यानी इसके तापमान में वृद्धि नहीं होता है। तापमान तापमान कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस ही, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी क्वथनांक का तापमान कितना रहता है? कभी चेंज नहीं होता है। कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्यों रहता है? यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल का तोड़ती है। क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच कौन सा बल लगता है? यानी पानी और कणों के बीच कौन सा बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स को क्या करती है? तोड़ती है। वो तोड़ती है। अतः 100 डिग्री तापमान पर वाष्प के कणों उसी तापमान पर वाष्प के पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान, अगला है कि तापमान में परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि ऊर्ध्वपातन का कौन सा एग्जांपल है? जैसे कपूर, नेफ्थलीन, और कौन कौन है? अमोनियम, हो गया। मिटा दें। मिटावे इसको रे। नहीं सर, नहीं हो हो गया। गया। अगला टॉपिक है यानी ठोस
द्रव और गैस, ठोस द्रव गैस तथा गैस, यानी ठोस द्रव गैस में क्या होगा? ठोस द्रव गैस पर ताप का प्रभाव, यानी ठोस द्रव गैस में ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जैसे क्या है गैस, यानी क्या है गैस, ठीक। ये क्या है? लिक्विड, यानी क्या है? द्रव। ठोस द्रव गैस, ये क्या हो गया? सॉलिड, यानी ठोस। इधर ध्यान दो रे लड़का, इधर ध्यान दो, ठीक। यानी ठोस द्रव गैस, जब गैस से द्रव बनता है, जब गैस से द्रव बनेगा तो क्या होगा? रे लड़का, जब गैस से द्रव बनेगा, जब हीट देंगे यानी ताप दे रहे हैं तो गैस से द्रव बन रहा है, गैस से द्रव बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं? संघनन। उसको क्या हो जाता है? तो पते है हाँ? संघनन। संघनन, ये पता है? हाँ, ये गैस से ठोस बने तो वो पातन। गैस से जब द्रव बनेगा संघनन, ठीक। द्रव से ठोस तो और जब इसको हम द्रव से गैस में जा रहे हैं वाष्पीकरण। तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। जानता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यानी वाष्पीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? द्रव से जब द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या गैस बनता है, और जब इसको क्या करेंगे? गैस को क्या करेंगे? संघनन आएगा, यानी गैस को जब हम द्रव में बनाएंगे, गैस को क्या करेंगे? द्रव बनाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करेंगे तब न बनेगा। जब ये गैस को है, गैस को जब द्रव बनाना है तो इसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो यहाँ ठंडा करना पड़ा, और जब द्रव को गैस बनाना है तो यहाँ इसको क्या करेंगे ना? गर्म करेंगे, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। फिर जब द्रव से ठोस बनना, द्रव से ठोस बनना, जैसे पानी है, पानी से बर्फ बनता है तो ठोस हो जाता है, तो क्या होता है? फ्रीजिंग यानी हिमीकरण होता है। यानी जब क्या हो जाएगा? द्रव से ठोस, तो इसमें क्या हो जाएगा? हिमीकरण हो जाएगा। इसका इंग्लिश भी लिख दे सबका, हिंदी रह दे, हिंदी रहने दे। यानी क्या हो जाएगा? जब द्रव से हम लोग ठोस में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब द्रव है, द्रव को और ठोस में जा रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करेंगे तब ने, तो क्या हो जाएगा? जैसे पानी है, पानी क्या और टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं यानी माइनस में चला जाता है, तब क्या होता है? जब पानी को माइनस में चला जाता है तो हिमीकरण मतलब यानी जमना, यानी ठोस में बदल जाता है, ठीक। और जब हम लोग ठोस को द्रव में बदलेंगे, ठोस को किस में? द्रव में, तो क्या होगा?
ठोस को द्रव में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, यानी मेल्टिंग, यानी गलनांक, गलने रहा है। जैसे बर्फ है, बर्फ पानी द्रव है, जो पानी बन रहा है ना, तो क्या हो रहा है, गल रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी गलनांक। गलनांक इसी को इंग्लिश में लिखेगा तो मेल्टिंग या द्रवीकरण, या इसको क्या लिख सकते हो, द्रवीकरण। द्रवीकरण इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, जमना। जब द्रव को कहाँ ठोस बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, द्रव से ठोस बना रहे हैं तो ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करते करते क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, उष्मा को निकालना पड़ता है। अरे समझ में आ रहा है, जैसे द्रव है, पानी है, पानी को जब उष्मा निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उष्मा छेपी, यानी उष्मा हटा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो उष्मा निकाल रहे तो वो और ठंडा होगा, ठंडा होगा तो इस क्या हो जाएगा, ठोस का रूप धारण कर लेगा। जब पानी तो ठोस को रूप धारण कर लेगा तो बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, हिमीकरण है, जो उष्मा छेपी कहलाता है। और जब ठोस है, जैसे बर्फ है, बर्फ ले लो एग्जांपल के लिए, बर्फ ले लो, बर्फ है जो पानी, द्रव है जो तो पानी है, तो पानी बन रहा है। तो क्या है, जब बर्फ है तो वहाँ उष्मा देंगे तब ने, गर्म होगा तब ने पिघलेगा। जैसे बर्फ को जब फ्रीज में रख देते हो तो वहाँ तो उष्मा नहीं रहता, वहाँ टेम्परेचर और लो हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ बना हुआ रहता है। जब बाहर लाते हो तो उष्मा देते हो तो क्या होता है, यानी उष्मा देना, यानी टेम्परेचर बढ़ जाना, टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ जाना। तो तापमान जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव के रूप धारण, यानी बर्फ क्या होगा, पिघलने लग जाएगा, यानी पिघलेगा। उसी को क्या बोलते हैं, गलनांक, यानी मेल्टिंग, यानी द्रवीकरण, यानी द्रव का रूप में आ रहा है। यानी जो बर्फ है जो किसमें बदल रहा है, द्रव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी, उष्मा दे रहे हैं। यहाँ पर ये अगर लिखना चाहोगे, यानी इसमें क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी, इसमें क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी, यानी हिमीकरण में हो जाएगा। जब द्रव से ठोस में जाएंगे तो हम उष्मा को निकालेंगे, यानी उष्मा का जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब ठोस को हम लोग द्रव बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी, यानी उष्मा देना है, उष्मा देंगे, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जब बर्फ है उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब क्या हो जाएगा, द्रव का यानी पानी बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी, ये क्या हो गया, उष्मा शोषी। ये क्या हो गया, जब द्रव से गैस बनाएंगे तो ये भी क्या हो गया, उष्मा शोषी। उष्मा दे रहे हैं तब ने, शोषी मतलब उष्मा देना, और उष्मा छेपी मतलब उष्मा निकाल देना। जैसे द्रव से गैस बनना, तो द्रव से गैस कौन चीज का बनता है, जैसे पानी से गैस बनता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है ना, गैस के रूप में निकल जाता है। तो पानी के क्या करते हैं, खौलाते हैं तबे न, तो उष्मा क्या दे रहे हैं कि नहीं, तो उस क्या हो गया, उष्मा शोषी, यानी शोषी ले रहा है उष्मा, उष्मा देंगे। और यहाँ क्या, गैस को जब हम लोग द्रव में बदलेंगे तो क्या होता है, जब गैस को जब वाष्पीकरण को इकट्ठा करता है, उसको छोड़ देता है कुछ समय के लिए। जैसे खाना बनाते हो तो जब खाना जो वाष्प बनता है, जैसे कुकर का सीटी ले लो, चाहे और कुछ, चाहे तपेली पर जब थाली ढक देता है, उसके नीचे जब खाना बना हुआ जब ठंडा होता है तो देखते हो कि पानी एकदम बूंदे बूंदे उसके नीचे एकदम सतह में लटका हुआ रहता है। तो उसे क्या, यहाँ पर क्या होता है, उष्मा, अगर ठंडा उष्मा निकाल देते हैं तो फिर गैस है जो गैस क्या है, उष्मा निकाल देने पर उसे फिर द्रव का रूप में धारण कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। इसी तरह से अब जैसे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना, तो इसको क्या कहते हैं, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना, यानी संविलेशन, यानी ऊर्ध्वपातन।
इसको क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। कैसे लिखते? टेढ़ा लिख दे, सीधे लिख दे? हैं? टेढ़ा करके ऐसे? ऊर्ध्वपातन ऐसे ही ना? ठीक है। ऊर्ध्वपातन यानी संविलेशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ठोस को, जैसे कपूर हो गया, तो कपूर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो किसमें सीधे बदल जाता है? गैस में। तो गैस में यहाँ क्या हो गया? उष्मा शोषी, यानी उष्मा को दिए तब ने, शोषा तब ने, उष्मा लिया, उसके बाद सीधे किस में बदल गया? गैस में। तो ये क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी हो जाएगा। उष्मा शोषी, ठीक, उष्मा शोषी हो जाएगा। और फिर जब इसको गैस को सीधे किस में चेंज करेंगे? ठोस में। तो गैस को सीधे ठोस में परिवर्तन करने के लिए क्या कहलाता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन यानी जो सीधे किससे? गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या कहलाता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन आ रहा है समझ में? यहाँ क्या हो जाएगा? इसको जब ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? ठोस में। तो ऐसा है, कोई उदाहरण बताएगा? नहीं बताएगा? डिपोजिशन इसको लिखेगा, लिख लो, लिख लो। लिखो, इसको बाद दिखाते हैं। लिखो, एक दो पॉइंट और लिखाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी कर दो यहाँ। उष्मा क्षेपण हो जाएगा ना? ये सब समझ में आता है ना? उष्मा क्षेपी मतलब, उष्मा क्षेपी मतलब ठंडा करना, यानी उष्मा को हटा देंगे, तो उष्मा को हटा देंगे तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और उष्मा शोषी के मतलब उष्मा को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गर्म होगा। शोषी मतलब उष्मा शोषना, और क्षेपी मतलब निकालना। जब निकालेंगे, उष्मा को हटा देंगे, यानी हीट को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो ठंडा होने लग जाएगा। वाष्पीकरण को एविपोलेशन, गैस सम्मिलेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डिपोजिशन। वाष्पीकरण आर्द्रता, वायु की गति, वाष्पीकरण की शीतलता।
मिटाते हैं। हाँ। मिटाते हैं इसको। इसको लिखा देते हैं, किसमें चेंज होता है, तो ऐसे बता दिए ना फिगर पर ने, अब सीधा सीधे लिखा देते हैं। इसके बाद छोड़ देंगे। जैसे लिखो ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, अभी बताए थे। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन। अरे ठोस जैसे बर्फ है जो द्रव यानी पानी बन रहा है, तो क्या हो रहा है, गल रहा है, तो गलन कहलाएगा। यानी मेल्टिंग बदलना तो क्या कहलाता है, गलन। गलना, गलन कर दो, गलना नहीं होगा, गलन। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मेल्टिंग। ठीक, आगे हो गया फिर इसका द्रव का ठोस में बदलना। द्रव है जो ठोस में बदल रहा है, द्रव से ठोस में बदलना क्या हो जाएगा, द्रव से ठोस में बदल रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग कर रहा है, यानी जमना। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग यानी जमना। द्रव से ठोस में जा रहा है तो फ्रीजिंग होगा, इसको ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा, द्रव है जो तो जम जाएगा। फिर आगे गैस से सीधे किसमें चेंज होना, गैस से, गैस का सीधे ठोस में चेंज होना, ठोस में बदलना। बदलना क्या हो जाएगा, गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अगला द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प, गैस से सीधे ठोस में बदलना। अगला है द्रव का वाष्प में बदलना, क्या हो जाएगा, तो वाष्पीकरण। वाष्प में बदल रहा है तो वाष्पीकरण हो जाएगा। फिर अगला क्या है, अगला वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना। द्रव में बदलना क्या हो जाएगा, द्रव में बदलना क्या हो जाएगा, संघनन। आगे अब ऊर्ध्वपातन के बारे में कल पढ़ेंगे, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। फिर आगे है दाब परिवर्तन है, इसे हम कल पढ़ेंगे।